हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th हिस्ट्री। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो नेटिव पीपल थे उन्होंने अपने लैंड को लूज़ कर दिया था। अब नेटिव पीपल कौन? नेटिव पीपल वो लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे, जो नेटिव अमेरिकन की हम बात कर रहे हैं। अब यूएसए में जब सेटलमेंट एक्सपैंड होना शुरू हुआ था तो जो नेटिव्स थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने जो लैंड है, इंड्यूस का मतलब भी फोर्स ही होता है, उसको सेल कर दें। ट्रीटीज जो थी उसको साइन करें और ऐसी ट्रीटीज साइन करें जिनसे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब जो प्राइजेस जो वो पे करते थे लोग, दे वर वेरी लो, बहुत लो थे। और ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे जो अमेरिकन्स हैं, अब अमेरिकन टर्म नेटिव लोगों के लिए यूज़ नहीं किया था। अमेरिकन टर्म्स उन्होंने उन यूरोपियन पीपल के लिए यूज़ किया था जो कि यूएस में आके सेटल हो गए थे। तो कई सारे अमेरिकन्स ने नेटिव पीपल को चीट किया था और साइन करवा के उनसे ज़्यादा लैंड ले लिया, जितना उन्होंने पे किया था उससे कहीं ज़्यादा। अब जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता था। ये क्या कहते थे कि जो जॉर्जिया है, जो एक स्टेट है यूएसए का, ऑफिशियल क्या आर्ग्यू करते थे कि जो चिरोकी ट्राइब है जिसको स्टेट लॉ गवर्न करता है, लेकिन वो एज अ राइट ऑफ सिटीजन वो एंजॉय वहाँ पे नहीं कर सकते। मतलब आप ये देखिए, जो चिरोकीज लोग थे उन्होंने बहुत एफर्ट करा ताकि वो इंग्लिश लर्न कर सकें, ताकि वो अमेरिकन वे ऑफ लाइफ सीख सकें, ताकि उनसे उनकी लैंड ना छीनी जाए, उनको राइट ऑफ सिटीजन दे दिए जाएं, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1832 में एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट अनाउंस किया जाता है यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल के द्वारा कि चेरोकीज एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है जो अपनी ही टेरिटरी तो ऑक्यूपाई कर रही है, तो जॉर्जिया उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता है। पर अब देखिए, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस समय एंड्रयू जैक्सन, वैसे उनको हर बात सही लगती थी चीफ जस्टिस की, बट ये बात उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया चीफ जस्टिस के ऑनर को जजमेंट करना और ऑर्डर किया यूएस आर्मी को कि जो चेरोकी है उनको अपने लैंड से हटा दिया जाए और ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में डाल दिया जाए। 15,000 लोगों को फोर्स किया गया कि वो उस जगह को छोड़ें, एंड लगभग जो उसमें से 25%, ओवर अ क्वार्टर, वो लोग मर गए और बहुत सारे लोग जो थे वो आंसुओं में ही रह गए। मतलब ट्रेल ऑफ टीयर, आंसू पीछे छूटते हुए जा रहे थे जितना वो आगे बढ़ रहे थे। और जो दोज हु टुक द लैंड, जो जिन्होंने लैंड लिया, जो जिन्होंने ट्राइब से लैंड ऑक्यूपाई करी, उन्होंने इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया कि जो नेटिव्स है ना, वो डिजर्व नहीं करते इस लैंड को ऑक्यूपाई करना। क्यों डिजर्व नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने इसका ठीक से यूज़ किया ही नहीं। वो उनको क्रिटिसाइज करते थे कि वो बहुत लेजी थे, अपने क्राफ्ट स्किल को वो सेल नहीं करते थे, उन्होंने इंग्लिश लर्न करना नहीं सीखा, ठीक से इंग्लिश नहीं बोलते थे, इंग्लिश की ड्रेसिंग उनकी करेक्ट नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला दे डिज़र्व टू डाई आउट, वो मरना ही डिज़र्व करते थे। और उन्होंने उसके अलावा वहाँ पे जो वाइल्ड बाइसन्स होते थे ना, जो एक तरीके के बड़े जानवर होते थे सांड जैसे, उनको भी किल ऑफ कर दिया था। और उन्होंने उसके साथ क्या बोला कि प्रिमिटिव मैन जो है ना, वो भी डिसअपियर हो जाएगा इस प्रिमिटिव एनिमल्स के साथ साथ। सो दैट वाज जो फ्रेंचमैन थे वो वहाँ पे कहते थे। अब जो नेटिव्स थे उनको वेस्टवर्ड पुश किया गया था और कहीं और उनको लैंड दे देते थे। अब बाय चांस जो लैंड उनको दिया है उस पर अगर कोई मिनरल मिल जाए तो उनको वहाँ से भी उनको वो हटा देते थे। और कई बार दो डिफरेंट ट्राइब्स को एक जगह दे देते थे। अब डिफरेंट ट्राइब के डिफरेंट रूल, डिफरेंट गॉड, तो उनमें लड़ाइयाँ हो जाती थी। मतलब उनको स्मॉल एरियाज में लॉक ऑफ कर दिया जाता था और उनको रिजर्वेशंस बोलते थे वो वहाँ पे। इस चक्कर में कई सारी लड़ाइयाँ हुई है। यूएस आर्मी ने बहुत सारे रिबेलियंस को क्रश किया है 1865 से 90 तक। कनाडा में भी आर्म रिवॉल्ट्स हुए थे, बट उसको भी क्रश अप किया गया था। अब देखिए, एंथ्रोपोलॉजी क्या सब्जेक्ट है? जब आप ह्यूमन बीइंग्स, उनके चेंजेस के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये देखिए एक नेटिव लॉज है जो आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ पे मिला था? माउंटेन्स में मिला था। आज भी ये व्योमिंग के कहाँ पे है? म्यूजियम में। मतलब इस तरीके से वो लॉज बना के रहा करते थे। सो एंथ्रोपोलॉजी ये सिग्निफिकेंट है कि बाय द 1840 जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो कि फ्रांस में डेवलप हुआ था, वो नॉर्थ अमेरिका में भी इंट्रोड्यूस हो गया होगा। और आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, मतलब जो डिफरेंस था प्रिमिटिव कम्युनिटी और सिविलाइज कम्युनिटीज़, इसके बीच में लोग डिफरेंस किया करते थे। और बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने क्या आर्ग्यू किया कि जो प्रिमिटिव पीपल थे ना, जो यूरोप में मिलते थे, वो सच में ही डाई आउट हो गए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, जितनी बुरी उनको कंडीशन में रखा जाता था। अब 1854 में प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने एक लेटर रिसीव किया नेटिव लीडर से, जो कि चीफ सीतल थे।
अब प्रेसिडेंट ने क्या बोला था कि एक ट्रीटी साइन करना है जिससे आप जो लैंड है जिसमें वो रह रहे हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट को दे देंगे। अब चीफ ने क्या रिप्लाई दिया कि तुम आसमान को कैसे खरीद सकते हो, तुम उस जमीन को कैसे खरीद सकते हो, उस जमीन की वार्मथ को, उस जमीन की खूबसूरती को कैसे खरीद सकते हो। ये आइडिया हमारे लिए बहुत स्ट्रेंज है। अगर आप फ्रेशनेस ऑफ एयर को नहीं खरीद सकते, स्पार्कल ऑफ वाटर को नहीं खरीद सकते, तो उसमें से आप कुछ नहीं खरीद सकते हो। जो एवरी पार्ट ऑफ अर्थ है ना, ये बहुत पवित्र है हम लोगों के लिए। चाहे वो शाइनिंग पाइन नीडल हो या सैंडी शोर हो या जो डार्क वुड्स हो या जो हमिंग इंसेक्ट की साउंड है ना, ये सब हमारे लिए होली है, बहुत पवित्र है। जो छोटे छोटे प्लांट, जो ट्रीज बनते हैं ना, या बहुत सारे ट्री जिन्होंने अपनी गोद में छोटे प्लांट्स ले रखे हैं, वो सब हमारे लिए पायस हैं। तो जब ग्रेट चीफ इन वाशिंगटन सेंड करता है ये सारी चीज़ें कि वो लैंड बाय करना चाहता है, वो उनसे पूछते हैं कि ठीक है तुम ये ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि तुम उसे इतने ही प्यार से रखोगे इस लैंड को जितने प्यार से हमने ही रखा है, क्योंकि ये जो हमारे पूर्वज है ना उनकी निशानी है। जो ये रिवर है ना, ये कोई वाटर नहीं है, ये ब्लड है हमारे एंसेस्टर्स का। और जो वाटर्स का मरमर है ना, ये वॉइस ऑफ आवर फादर्स फादर। तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम इस वाटर को इतना ही क्लियर रखोगे, इतना ही साफ रखोगे, इतना ही प्यार से रखोगे। सो ये लेटर मिला था उनको। अब गोल्ड रश एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखिए, देयर वाज ऑलवेज अ होप कि नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड है। तो 1840s में जो ट्रेसेस ऑफ गोल्ड थे वो मिले भी यूएस में, कैलिफोर्निया में। अब जिसकी वजह से गोल्ड रश हो गया। गोल्ड रश क्या था, सब लोग मतलब थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन अमेरिका की तरफ भागे ताकि क्विक उनको फॉर्च्यून मिल सके, क्विकली वो पैसा कमा सके। अब इसकी वजह से वहाँ पे रेलवे लाइंस बिल्ड हुई, थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर को काम पे लगाया गया, और यूएसए रेलवे जो थी वो कंप्लीट हो गई थी बाय 1870s तक। सो दैट, और कनाडा की 1885 तक। ये देखिए, ये क्या दे रखा है, ये लोग कैलिफोर्निया जा रहे हैं गोल्ड रश में, बैलगाड़ी से जा रहे थे कैलिफोर्निया। ये हिम्मत देख रहे हो इनकी, यूरोप से कैलिफोर्निया बैलगाड़ी से। सो ओल्ड। अब ये क्या है, जो एंड्रियो कार्नेजी बोलते हैं, जो एक पुअर इमिग्रेंट थे स्कॉटलैंड से, जो फर्स्ट मिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट बने थे यूएसए के, वो क्या कहते हैं कि जो पुराने नेशन है ना, वो एक स्नेल पेस, बहुत ही कम स्पीड में चल रहे हैं, और जो हम लोग हैं, जो नए लोग हैं, ये हम स्पीड ऑफ एक्सप्रेस में रन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया था, बहुत सारी चीज़ें बेटर करी थी। अब वन रीज़न जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हुआ था वो ये था कि जो स्मॉल पीजेंट थे ना, वो अपना लैंड लूज कर रहे थे, और जो बड़े फार्मर थे वो उनके पास बहुत सारी लैंड हो रही थी। तो जो छोटे छोटे फार्मर थे वो जॉब्स में फैक्ट्रीज के लिए जा रहे थे, तो इतने सारे लोग थे काम करने वाले, तो इंडस्ट्रीज भी और काम करना स्टार्ट कर दी। इंडस्ट्री को काम कैसे मिला कि रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो रहे थे, रैपिड ट्रांसपोर्ट जो था उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी, मशीनरीज बनाने की, लार्ज स्केल फार्मिंग को इजी करने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। तो इंडस्ट्रियल टाउन्स बहुत ग्रो होना शुरू हो गए, फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई हुई, यूएस में भी, कनाडा में भी। 1860 में तो जो जो यूएसए था उसने, वो एक अनडेवलप्ड इकोनॉमी था, और 1890 तक इट वाज अ लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। लार्ज स्केल एग्रीकल्चर भी एक्सपैंड हुआ, जो वास्ट एरियाज थे उनको क्लियर किया गया और उनकी फार्म्स बनाए गए। 1890 तक जो बाइसन था वो ऑलमोस्ट जो था उसको ख़त्म कर दिया गया। दैट, अब जो एंडिंग थी, जो लाइफ ऑफ हंटिंग थी नेटिव की, वो कंटिन्यू रही थी सेंचुरीज तक, मतलब वो तब भी हंटिंग किया करते थे। 1892 में जो यूएसए का कॉन्टिनेंटल एक्सपेंशन था वो कंप्लीट हुआ। अब जो एरिया था बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, उनको दो स्टेट्स में डिवाइड किया गया। वहाँ पे कोई मेनली अब फ्रंटियर नहीं रहा था जो पुल करे किसी भी यूरोपियन सेटलर को बहुत सारे डिकेड तक। लाइक विद इन अ फ्यू ईयर यूएसए जो था वो अपनी ही कॉलोनी बना रहा था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा था, जैसे कि हवाई एंड फिलीपींस। ये अब खुद एक इम्पेरियल पावर बन चुका था। ये देखिए अबव है, इमिग्रेंट्स जिसको यूएसए वेलकम कर रहा है कि आ जाओ बेटा 1909 में। और ये है जो रैंच है, जो ड्रीम था पुअर यूरोपियन का, रैंच मतलब जहाँ पे वो चर सकें उनके जानवर। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब देखिए, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है जिसकी वजह से जो सारे सेटलर्स थे यूएस के अंदर,
उनके दिमाग में ये सब बातें आई। अब देखिए यूरोप से यूएस में आके बहुत सारे लोग सेटल हो गए, और अब जो सेटल लोग हो गए थे वो अपनी इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे कि हाँ अब तो हम अमेरिकन है, अब हम यूरोपियन नहीं है, अब हमें यूरोप से इंडिपेंडेंस चाहिए। मतलब अब देखिए 1770s में उन्होंने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया, और जो मोनार्कीज थे, एरिस्टोक्रेसी थे ओल्ड वर्ल्ड के, उन्हें इन सब से छुटकारा चाहिए था। उसके अलावा उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी चाहिए था कि स्टेट उसको कभी भी ओवरराइड ना कर सके। अब जो बोथ द राइट्स थे वो उनको मिले भी, उनकी बातें मानी भी गई, बट ये सिर्फ वाइट मैन को दिए गए। अब जो इन सब चीज़ों पे और चर्चा हुई, इंडियंस जो थे वहाँ के उन पे दिक्कत हुई। इंडियंस कौन, जो ऑलरेडी वहाँ पे मतलब लोग रह रहे थे या कहीं और से आए थे। तो इंडियन मॉडल था कि सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जो नेटिव लोग थे उनको भी थोड़े बहुत राइट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, एक बहुत ही महान सोशोलॉजिस्ट, ग्रेट जर्मन फिलोसोफर, वो डिस्क्राइब करते हैं अमेरिकन फ्रंटियर को कि लास्ट पॉजिटिव कैपिटलिस्ट यूटोपिया था। कैपिटलिस्ट यानी कि जब आप अपना फायदा देख रहे हो। पॉजिटिव कैसे, क्योंकि इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ था, बाकी तो उसके बाद भैया सत्यानाश ही होना शुरू हुआ था। कार्ल मार्क्स बहुत खिलाफ थे कैपिटलिज्म के, बहुत ज्यादा। अब विंड ऑफ चेंज, चेंज की कैसे हवा चली, तो 1920s तक जो थिंग्स थी वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई थी धीरे धीरे नेटिव पीपल के लिए, यूएस में भी कनाडा में भी। अब जो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था, एक सर्वे था डायरेक्ट किया गया सोशल साइंटिस्ट लेस मेरियम के द्वारा, 1928 में पब्लिश हुआ था। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। अब देखिए इस समय जो यूएसए था ना, बहुत ही मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशन से जा रहा था। लाइक टेरिबली पुअर हेल्थ हो गई थी लोगों की, एजुकेशन फैसिलिटीज और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत हो गई थी। अब जो वाइट अमेरिकन थे उन्होंने सिंपैथी फील करी जो नेटिव्स थे उनके लिए, जिनको बहुत डिस्करेज किया जाता था कि वो अपने कल्चर फॉलो नहीं कर सकते, उनको बेनिफिट ऑफ सिटीजनशिप नहीं मिल सकते। अब इसके वजह से एक लैंडमार्क लॉ आता है यूएस में, दैट इज इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1934, जिसने नेटिव्स को क्या दिया, रिजर्वेशन दिया, राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन्स। पहले नेटिव्स को राइट टू बाय लैंड, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, अब उनको मिल गया था, वो लोन भी ले सकते थे और उस लोन से वो लैंड भी खरीद सकते थे। अब 1950s और 1960 में जो यूएस और कैनेडियन गवर्नमेंट है, उनको क्या थॉट आया कि अब वो सारे स्पेशल प्रोविजंस को एंड कर देंगे फॉर द नेटिव्स इन द होप दैट दे वुड जॉइन द मेन स्ट्रीम। मतलब कैसे कि स्पेशल प्रोविजन नहीं देंगे ताकि उन सबको एक ही समझा जाए, और एक समझने के लिए उन सबको यूरोपियन कल्चर को अपनाना बहुत ज़रूरी था। उनको हम अपने कल्चर अडॉप्ट करने के राइट्स नहीं देंगे, और देंगे तो बहुत लिमिटेशन के साथ देंगे कि ताकि उनको लगे कि यूरोपियन कल्चर ही बेस्ट है। बट ऐसा हुआ नहीं, लोग इसके खिलाफ रहे और उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया अपने जो भी कंडीशन थी उस पे, कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब आप हमारे राइट्स, आप हमारे ट्रेडिशंस हमसे नहीं छीन सकते हो। और बाद में 1982 तक जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एक्सेप्ट हुआ तो एग्जिस्टिंग एबोरिजिनल ट्रीटी राइट्स ऑफ नेटिव्स बाद में उनको मिल गए थे, ऐसा नहीं था उनसे सारे राइट्स छीन लिए गए। अब उनके पास अपना कल्चर था, मोस्टली कनाडा में जो सेक्रेड लैंड्स थी उनको वैसे ही रखने की इजाज़त थी जैसे उनके जो एंसेस्टर 1880s में रखा करते थे। इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। I'll try to answer each and every query as soon as possible. So thank you so much. Meet you all in my next video.